नमस्कार। कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पर्यावरण दर्शन में आज हम बातचीत करेंगे पर्यावरण प्रदूषण और उसके प्रभाव के बारे में। दर्शकों, हमारी संस्कृति में जल, वायु, धरती की हमेशा से पूजा होती रही है, हमेशा से ये पूजनीय रहे हैं। लेकिन हम मनुष्यों ने अपनी करनी से इसे प्रदूषित कर दिया है, तो नतीजे तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इस विषय के विभिन्न पहलू हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, और आज चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, मैं परिचय करा दूं। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में अशोक घोष जी हैं, जो कि प्रोफेसर और एचओडी हैं महावीर कैंसर संस्थान में। साथ ही ये काफ़ी लंबे समय से बिहार स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड से जुड़े हुए भी रहे। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं और हमारी संस्कृति और परंपरा रही है कि हम जल, वायु, धरती सबकी पूजनीय रही है हमेशा से हमारी परंपराओं में। लेकिन समय के साथ विघटन हुआ है और हम कहीं ना कहीं प्रकृति से खिलवाड़ करते रहे हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के सही मायने क्या है, क्या अर्थ है उसको? जब हम बोलते हैं कि पर्यावरण आज प्रदूषित हो गया है, तो हम क्या कहना चाहते हैं? बहुत सिंपल भाषा में अगर हम बात करें जी, अभी आपने कहा कि हम नेचर में कई चीज़ है, जैसे वायु है, जल है, पृथ्वी है, ये सभी एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक दूसरे से मिलके काम करते हैं, सभी का रोल बटा हुआ है। जी, हम लोग जो मानव जाति हैं वो अपने स्वार्थ के लिए किसी चीज़ का अत्यधिक उपयोग करने लगते हैं या किसी चीज़ का कम करते हैं, तो एक जो इक्विलिब्रियम बना होता है वो छिन्न भिन्न होता है। और जब भी ये छिन्न भिन्न होता है इक्विलिब्रियम, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रदूषण हो रहा है। तो प्रदूषण का कारण तो कई है जी, लेकिन प्रदूषण को प्रमोट करने के लिए मानव जाति ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हजारों स्पीसीज हैं पृथ्वी पर, प्लांट हैं बहुत तरह के। आप एक स्पीसीज का नाम ले लें मानव जाति को छोड़ के, जिसके क्रियाकलाप से प्रदूषण होता है। सभी जीव जंतु नेचर के इक्विलिब्रियम में रहते हैं। केवल मनुष्य जाति, इसको ज़्यादा ब्रेन हो गया, ज़्यादा बुद्धि हो गया, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अत्यधिक दोहन शुरू कर दिया रिसोर्सेज का, और उसके चलते जो समस्या उत्पन्न हुआ, जो इक्विलिब्रियम था जल, वायु, पृथ्वी के बीच में, वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होता गया, और उसी का जो प्रभाव है उसको प्रदूषण कहते हैं। जी, बहुत सही कहा। हम मनुष्य जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होते हुए भी इस पारिस्थितिकी तंत्र को जो है पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई फैक्टर्स हैं, अलग अलग हम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एक एक करके लेते हैं कोशिश। अगर हम जल की बात करें, वायु की बात करें और फिर धरती की बात करें, तो किस तरह से हमने कंटेमिनेट किया है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लोग वायु से शुरुआत करते हैं, वायु प्रदूषण खास करके बिहार जो है वो इंडेक्स जो है काफ़ी उनका आ रहा है कि पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा हायर इंडेक्स में बिहार आ गया आज। तो वायु किस तरह से प्रदूषित हो रही है, क्या फैक्टर्स है? एक्चुअली वायु का जो प्रदूषण होता है जी, उसको मापने के लिए एक यूनिट का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। आज से 15 साल 20 साल पहले ये इंडेक्स लिमिट में रहा करता था, बढ़ता था कभी कभी, लेकिन अभी का अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स का, तभी तो बारिश का मौसम है तो धूलकण वगैरह सेटल कर जाता है, तो AQ लिमिट में होता है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होता है और धीरे धीरे विंटर आना शुरू होता है, तो AQI बढ़ना शुरू होता है, और AQI बढ़ते बढ़ते 400 तक भी पहुंच जाता है। अच्छा। आप लोग दिल्ली के बारे में सुनती होंगे कि दिल्ली में AQI 400 पार कर गया, 300 पार कर गया। तो वो स्थिति अब बिहार में भी है। बिहार में भी अगर आप नवंबर के अंत में या दिसंबर के अंत में AQI लेंगी, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेबसाइट पर बराबर रहता है, तो आप देखेंगे कि जो प्रदूषण है उसके मामले में भले बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं हो, लेकिन प्रदूषण के मामले में बिहार का 2-3-4 शहर टॉप 10 में आ ही जाता है। तो आप पूछेंगे कि जब प्रदूषण करने के लिए बहुत यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, तब प्रदूषण क्यों हो रहा है? जी, तो 2-3 कारण है। एक तो नेचुरल कारण है, जो हमारा मिट्टी है, और चूँकि गंगा के तट पर है हम लोग, तो काफ़ी बलुआ हुई मिट्टी है, सॉफ्ट सॉइल है। अच्छा। और इस सॉफ्ट सॉइल में अगर कोई भी एक्टिविटी होता है ह्यूमन बींग्स का, गाड़ी चलना या खेती करना, कृषि करना, तो बहुत धूल उत्पन्न होता है। तो धूल उत्पन्न होने से जो धूलकण है वो सेटल नहीं कर पाता है, वो हवा में फैला रहता है,
जो AQI को बढ़ाने में मदद करता है। वो एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर, बिहार में बहुत सारा ब्रिक इंडस्ट्री है। नॉर्मल इंडस्ट्री तो कम है जी। लेकिन ईंट का भट्टा बहुत ज़्यादा है। हमने एस्टिमेट करवाया था लगभग 6000 से 7000 ईंट का भट्टा है। अच्छा। और ईंट का भट्टा से उत्सर्जन काफ़ी होता है, और ख़ास करके नदी के किनारे का जो ज़मीन मिट्टी होता है वो ईंट के निर्माण के लिए अच्छा होता है। इसलिए चाहे पटना हो या मुजफ्फरपुर हो, इस सब एरिया में काफ़ी ईंट के भट्टे हैं, और उनके प्रयास से, उनके एक्टिविटी से भी AQI बढ़ता है। और तीसरा वाहन, जो अब पटना का रोड है आप देख रही हैं, या मुजफ्फरपुर का रोड है वो देख रही हैं, रोड है लेकिन बहुत सकरा है, और व्हीकल्स का संख्या बढ़ते जा रहा है। जी। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गर्दनी बाग मोहल्ले में रहता था, उस समय पूरे मोहल्ले में केवल 2 लोगों के पास गाड़ी था, कार, 4 व्हीलर। एक वकील साहब थे और एक डॉक्टर साहब थे, बस 2 घरों में। बाकी लोग, ज़्यादातर मेरे पिताजी भी साइकिल से ऑफिस जाया करते थे। मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता था, गर्दनी बाग से साइंस कॉलेज साइकिल पर जाया करता था। आज के दिन में हर घर में 2 गाड़ी है, और रोड देख ही रही हैं जी। तो रोड सकरा है, गाड़ी ज़्यादा है तो ट्रैफिक जाम होता है, और ट्रैफिक जाम में कोई अपना कार को स्विच ऑफ नहीं करता है। भले आप 5 मिनट 10 मिनट आप ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं, लेकिन आपको AC चलाना है, गर्मी लग रहा है आपको, तो गाड़ी ऑन रहता है। तो एक जगह पर अगर 100 गाड़ी रुका हुआ है, सब ऑन है, तो उससे जो धुआं निकलता है वो बहुत बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन का। ये सब फैक्टर है। हम लोग फिर अगर हम बचपन से कंपेयर करें तो आज देखिए, आप किसी भी घर में जाइए आप, तो AC एक आम चीज़ हो गया जी। और एक घर में 1 से अधिक AC भी होते हैं। 1 से अधिक AC। हम जब शुरू किए थे अपना छात्र जीवन, तो हमारे घर में एक फ़ैन था, टेबल फैन। थोड़ा बड़े हुए तो कूलर का सब समय आया, और बड़े हुए नौकरी वोकरी में आया तो AC लगना शुरू हुआ एक आध घर में कभी कभी। आज के दिन में हर घर में 2-3 AC तो रहता ही है। तो पटना तो वही है, लेकिन AC का संख्या, किसी ऑफिस में जाइए तो उसका दीवार देखिएगा तो लगेगा कि उसमें AC का बहुत सारा खजाना सटा हुआ है। जी। तो ये जो हम लोग आराम की तरफ भागते गए और ज़्यादा इंडोर रहने लगे, तो इंडोर रहने के लिए आपको व्यवस्था करना है बहुत चीज़, तो उसके चलते भी प्रदूषण बढ़ता है। जी। तो कहीं ना कहीं से हम लोग का जो ये कहा जा लाइफस्टाइल सकता है कि हमारी जो उपभोक्तावादी सोच हो गई है, संस्कृति जो डेवलप हो रही है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, और प्लस लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा चेंज ये है कि बचपन में हम लोग प्रकृति के साथ बहुत समय बिताते थे। इंटरनेट था नहीं जी। सेलफोन था नहीं, तो हम लोग के फादर मदर चिंतित रहते थे कि बेटा घर कब आएगा। ज़्यादातर समय हम लोग रोड पर ही बिताते थे। आज के बच्चे जो हैं, जो गार्जियन हैं, वो चिंतित रहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी घर से बाहर कब जाएगा, क्योंकि वो दिन भर वो लैपटॉप पर या सेलफोन पर, स्मार्टफोन पर चिपका होता है जी। AC ऑन करके बैठा रहता है। तो ये सब जो परिवर्तन हुआ लाइफस्टाइल में, उसके चलते जो पर्यावरण का संतुलन था वो बिगड़ते गया, और उसी बिगड़ने के चलते एयर क्वालिटी में बदलाव आया। आज के दिन में लोग प्यूरीफायर की बात करने लगे, जबकि हम लोग कभी बचपन में सोचते भी नहीं थे कि एयर प्यूरीफायर में कोई चीज़ होता है। बिल्कुल। सुना भी नहीं था हम लोगों ने। तो ये स्थिति है, और इसमें हम ये नहीं बोलते हैं कि आप बिल्कुल स्टोन युग में चले जाइए, लेकिन कितना आप प्रकृति का दोहन कर सकते हैं उसकी उसका एक लिमिटेशन लिमिट होना चाहिए। बिल्कुल। उस लिमिट में आपको काम करना चाहिए। जी। ये जब तक नहीं करेंगे, जनता की भागीदारी जब तक नहीं होगी, हम और आप मिलकर काम नहीं करेंगे, इसका निदान नहीं होगा। जी। लोग बोलते हैं कि प्रदूषण कंट्रोल करना सरकार का काम है, हमारा कोई ड्यूटी नहीं है। प्रदूषण तो आप कर रहे हैं, और उसका खामियाजा भी आप ही भुगत रहे हैं। सरकार तो इसी कमरे में बैठी हुई है, आप रोड पर हैं तो आप ही भोग रहे हैं ना उसको। जी। किसी एक को जिम्मेवार ठहराने से ये क्योंकि साझा प्रयास ही जो है वो तभी सफल हो सकता है। और कम्युनिटी का स्ट्रेंथ बहुत होता है। जैसे प्लांटेशन के बारे में ही बोलते हैं, सरकार बोलती है कि हम 20,000 पौधा लगाएंगे, 50,000 पौधा लगाएंगे, लेकिन अगर आबादी आज पृथ्वी का 8 बिलियन पहुंच चुका है, ये 8 बिलियन लोग एक दिन में डिसाइड करें कि हम केवल 1 पौधा लगाएंगे, तो 8 बिलियन पौधा लग जाएगा। बिल्कुल। तो कम्युनिटी का जो पावर होता है बहुत ज़्यादा होता है।
और चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या नेगेटिव डायरेक्शन में हो, पावर सोसाइटी का, समाज का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो बिगाड़ने में हो या बनाने में हो। ये हमें और आपको तय करना है कि हम किस ओर अपना भविष्य देखना चाहते हैं। अगर हम वायु की प्रदूषण की तो बात हमने की, जल प्रदूषण की बात करें, या इवन हमारी जो आज भूमि है, जो मिट्टी है जिसमें हम खेती करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड हो रही है और कहीं ना कहीं हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं? गलती एक तो हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग स्वार्थी हैं जी। हम लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हमारे क्रियाकलाप से औरों पर क्या असर हो रहा है या पर्यावरण पर क्या असर हो रहा है। अब मैं तो सरकार में भी रहा हूँ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन भी 5 साल रहा हूँ जी। प्रैक्टिकली मैं जानता हूँ कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, इसका निदान केवल सरकार के कदम से नहीं होगा। सरकार का भी ड्यूटी है, हम ये नहीं बोलते हैं सरकार का कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन सरकार जो भी कर रही है प्रदूषण दूर करने के लिए, उसमें अगर जन भागीदारी नहीं हो तो ये कभी प्रदूषण क्लियर नहीं होगा, साफ नहीं होगा। दोनों मिल के काम करें, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करें, बल्कि कोऑर्डिनेट करें। आप अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो भी करें और सरकार अपने स्तर पर जो भी करे, तभी इसका निदान होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सरकार अकेले अपने दम पर प्रदूषण को बिल्कुल हटा देगी, पर्यावरण को दूषित होने से बिल्कुल बचा लेगी, मैं जानता हूँ, मैं बोलता हूँ अनुभव के आधार पर कि असंभव है। दोनों ओर से जिम्मेवारी है, दोनों को मिलकर काम करना होगा। जी, ये साझा प्रयास के तहत ही ये संभव है कि हमारा प्रदूषण जो है वो कम हो या ख़त्म हो। ये तभी संभव है जब हम जनता भी जागरूक होंगे। जैसे हम आज के डेट में कृषि उत्पादों की बात करें, भूमि की बात करते हैं और प्लास्टिक्स की यूज़ की बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं सेल्फिश तो है ही और कहीं ना कहीं उपभोक्तावादी संस्कृति जो है वो बढ़ी है। हमारी मिट्टी भी आजकल, हम जो अन्न खाते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रहा है। क्या हम ही रिस्पॉन्सिबल है? क्या मनुष्य द्वारा ही ये प्रदूषण बढ़ाया गया है? देखिए, जो प्रदूषण है उसको एक्सेलरेट करने का काम तो मनुष्य ने ही किया है जी। कुछ प्रॉब्लम है जो जियोजेनिक है, नेचुरल है, लेकिन उसको एग्रवेट करने का काम हम लोगों ने किया है। एक दो उदाहरण मैं बताऊंगा। जैसे आप सुनती होंगे कि जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है हम लोग का, उसका 2 तरह का स्रोत है। एक तो पुराना स्रोत जो हम लोग बचपन में यूज़ करते थे, ओपन सरफेस वाटर, कुआं का पानी पीते थे, मैंने पिया है कुआं का पानी, या नदी का पानी या तालाब का पानी, ये सब पीते थे। जो 70 का दशक था उसमें WHO, यूनिसेफ, इन लोगों ने कहा कि जो सरफेस वाटर हम लोग पीते हैं, कुएं का पानी, ये सब, इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और उसके चलते डायरिया होता है और डायरिया से बहुत बच्चों का मौत होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सरफेस वाटर का पीना बंद करो और ट्यूबवेल काटना शुरू करो, ग्राउंड वाटर का यूज़ करो। ग्राउंड वाटर शुरू में तो बहुत साफ़ सुथरा दिखता था, बैक्टीरिया का भी कॉन्टेमिनेशन नहीं होता था, और 70 के बाद बहुत अधिक संख्या में धीरे धीरे कुओं का इस्तेमाल घटने लगा और ट्यूबवेल का इस्तेमाल बढ़ने लगा। चाहे कृषि हो या पीने का पानी हो, सब में ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल शुरू हुआ और इसके अधिक दोहन से जहाँ से पानी निकल रहा था उसके केमिस्ट्री में चेंज हुआ, जिसके चलते बहुत सारा कॉन्टेमिनेंट्स, जिसमें प्रमुख आर्सेनिक और फ्लोराइड है, जो सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था, वो पानी में आ गया जी। तो ऐसा नहीं है कि किसी आदमी ने वहाँ आर्सेनिक डाल दिया, वो आर्सेनिक पहले से था, लेकिन वो जागृत नहीं था, वो पड़ा हुआ था निष्क्रिय। लेकिन हम लोग का जो एक्टिविटी हुआ, जो दोहन किया हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पानी का, आप देखती हैं जल स्तर गिरते जा रहा है। उसका क्या कारण है? सिंपल है कि आप दोहन ज़्यादा कर रहे हैं और रिचार्ज कम कर रहे हैं। तो इसके चलते केमिस्ट्री में जो चेंज हुआ, पर जो एक्यूफर का, उसका नतीजा है कि आज बहुत सारा समस्या मुँह बाए खड़ा हुआ है। मैंने अपने लैब में काम किया है और बिहार के ग्राउंड वाटर में बहुत सारा कॉन्टेमिनेंट्स है। जी, मैं ये पूछने भी जा रही थी कि वाटर कंटामिनेशन पे आपका विशेष काम रहा है और उसके हेल्थ के इफ़ेक्ट्स पे भी बहुत काम रहा है आपका। हमारे यहाँ जो वाटर है, ये तो सौभाग्य की बात है कि बिहार ऐसा राज्य है जहाँ काफ़ी पानी है, लेकिन बावजूद उसके हम आज बराबर ये बात की चर्चा होती है कि यहाँ का पानी जो है वो कंटामिनेटेड हो रहा है। क्या चीज़ें पाई जा रही है हमारे पानी में और ये किस तरह से हमारी सेहत पर प्रभाव डाल रही हैं? देखिए, मैंने जो काम करना शुरू किया वाटर क्वालिटी पर, वो अधिकतर काम मैंने किया ग्राउंड वाटर पर ही, क्योंकि सरफेस वाटर आजकल लोग यूज नहीं कर रहे हैं और सरफेस वाटर में तो केवल बैक्टीरिया ही है। पहला जो कॉन्टेमिनेंट था जो बहुत लार्ज स्केल में मिला, वो था आर्सेनिक। मैं 2003-04 से काम करना शुरू कर रहा आर्सेनिक पर, और आपको जान के आश्चर्य होगा
कि पीने के पानी में WHO का जो मानक है वो कहता है कि आपके पानी में अगर 10 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा आर्सेनिक है तो आपके सेहत के लिए बुरा है। और हमने जो स्टडी किया अब तक करीब 46,000 हैंडपम्प्स को मैंने टेस्ट किया अपने लैब में, उसमें जो अधिकतम मिला है आर्सेनिक का मात्रा वो 1906 माइक्रोग्राम पर लीटर है। तो काफ़ी तो आप सोच सकती हैं कि जब मानक बोलता है कि 10 माइक्रोग्राम से अधिक आपके स्वास्थ्य के लिए घातक है और आप पानी पी रहे हैं जिसमें 1906, ये नहीं कह रहे हैं कि सभी कूप में है, हाईएस्ट मिला है, तो उसका क्या कुप्रभाव होगा आपके स्वास्थ्य पर इमेजिन कर सकती है। और कुप्रभाव देखने के लिए भी मिलता है। दियारा क्षेत्र में चले जाइए आप, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा आर्सेनिक है, उसमें आप पाइएगा कि लोगों के पाम पे, नीचे सोल पे दाना दाना हो जाता है, केरोटिसिस बोलते हैं उसको। बहुत पुराना होने पर उससे खून भी निकलने लगता है और उसको अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है। अच्छा। और ये ऑलरेडी हम लोगों ने कंफर्म किया है कि अगर 3 साल 4 साल आर्सेनिक युक्त पानी कोई पीता है तो उसमें गॉल ब्लैडर कैंसर, स्किन कैंसर काफ़ी प्रमोट करता है वो। तो आपने पहले बोला कि सरफेस वाटर में डायरिया होता है, बैक्टीरिया है, मत पियो। तो सरफेस वाटर से तो डायरिया होता था, अब ग्राउंड वाटर से आर्सेनिक से कैंसर हो रहा है। तो अब आपको चॉइस करना है कि आप क्या करेंगे। तो इसका कारण तो हम ही लोग हैं ना जी। अगर अत्यधिक दोहन नहीं होता, जितना दोहन होता उतना रिचार्ज होता, बैलेंस रहता, इक्विलिब्रियम बना होता, तब ये समस्या नहीं होता। जी, आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, हम जो समाज है वो उसको कंट्रीब्यूशन करना है। तो ये रिचार्ज की बात करते हैं या इक्विलिब्रियम, चाहे वो वायु हो या जल हो, कोई भी, सभी जगह हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे वाटर रिचार्ज की बात आप कर रहे हैं, ये हम मनुष्य छोटे छोटे प्रयासों से स्थिति तो सुधार सकते हैं, लेकिन ये प्रयास किस तरह से होने चाहिए। जैसे एक तो प्रयास है कि हम लोग को जो पानी प्राप्त हो रहा है, जल, बिहार में सरफेस वाटर भी बहुत है जी, नदियाँ बहुत है, ग्राउंड वाटर भी बहुत है। तो हम लोग वन साइडेड नहीं हुए, इसको डिवाइड करें। जैसे मान लीजिए गाड़ी धोना है या मवेशी को धोना है, तो क्या ज़रूरत है ग्राउंड वाटर का, आप सरफेस वाटर यूज़ कर सकते हैं। और अगर ड्रिंकिंग वाटर आपको चाहिए तो ग्राउंड वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मिक्स्ड यूज़ करना है। और साथ में ये भी देखना है कि जितना पानी हम निकाल रहे हैं उतना रिचार्ज भी हो। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग करवाते हैं जी। ये कॉन्सेप्ट तो घर घर पे होना चाहिए। और अब तो रूल भी बन गया है कि आपको घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना होगा। तो लगातार अगर आप किसी एक चीज़ का अत्यधिक दोहन करेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम तो होगा। और बड़ा आश्चर्य होता है, मतलब गांव में बहुत घुमा हूँ मैं, नदी के किनारे खेती हो रहा है, नदी का पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो चापाकल लगा दिए हैं, उसमें एक मोटर लगा देते हैं, काफ़ी तेज़ी से पानी निकलता है और सारे पानी से इरिगेट होता है। तो कहीं ना कहीं से एक बैलेंस फिर मेंटेन करना होगा कि हम लोग सरफेस वाटर भी यूज़ करें, ग्राउंड वाटर भी यूज़ करें, जुडिशियस यूज़ करें। और साथ ही साथ पानी का जो हम बर्बादी करते हैं उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, वो भी ज़रूरी है। एक बाल्टी पानी से भी गाड़ी धोया जा सकता है और 500 लीटर से भी गाड़ी धोया जा सकता है। बिल्कुल। और पटने में आप देखिएगा जो पानी हम लोग पीते हैं वही पानी से हम लोग गाड़ी भी धोते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम ही नहीं है कि 2 तरह का पानी हो, एक पानी पीने के लिए और एक बाकी काम के लिए। तो डबल प्लम्बिंग बोलते हैं, जिसमें रिसाइकिल करके पानी को फिर से यूज़ करते हैं। यहाँ तो एक ही प्लम्बिंग है, सिंगल प्लम्बिंग। गाड़ी धोना हो तो उसी से, टॉयलेट धोना हो तो उसी से, पीना हो तो उसी से। तो कहीं ना कहीं से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा कि ड्रिंकिंग वाटर का अलग हो और ड्रिंकिंग वाटर के बाद जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको फिर से ट्रीट करके हम लोग गार्डनिंग में यूज़ करें या फ्लश में यूज़ करें, टॉयलेट में यूज़ करें। तो इसको यूज़ करने से थोड़ा जो लोड है ग्राउंड वाटर पर वो घटेगा। बिल्कुल। और लोड घटा देंगे तो ये सब समस्या नहीं होगा। और आर्सेनिक ही नहीं, और भी है। आर्सेनिक तो पहला था जिस पर मैंने काम किया, फ्लोराइड भी है, मैंगनीज भी है, कैडमियम है, अभी यूरेनियम भी हम लोगों ने डिटेक्ट किया है। और ये सभी घातक है स्वास्थ्य के लिए और कहीं ना कहीं से कार्सिनोजेनिक है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस कैंसर हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, महावीर कैंसर हॉस्पिटल, उसमें आज के दिन में सालाना करीब 25 से 26 हज़ार पेशेंट कैंसर के आते हैं नए। और इतनी संख्या में कैंसर का जो पेशेंट आ रहा है
उसके बारे में आप तो ये अब नहीं कह सकते हैं कि केवल गुटखा खाने से इतना कैंसर हो रहा है, केवल सिगरेट पीने से हो रहा है। जी। बहुत सारे नॉन स्मोकर भी आते हैं जिनको कैंसर है। तो उसका कई कारण है इस पेशेंट बढ़ने का। एक तो अत्यधिक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना कृषि में। जो पेस्टिसाइड आप यूज़ कर रही हैं वो पौधे में भी चला जाता है, पौधे के थ्रू आप में आपके शरीर में चला आता है। या फिर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के अलावा जो वेस्ट वाटर है हॉस्पिटल्स का, खास करके बायो वेस्ट जितना होता है, जिसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, उसको अगर अनट्रीटेड आप छोड़ दिए ज़मीन पे या मिट्टी पे या खेतों में, तो वो तो ग्राउंड वाटर में जाएगा। और फिर हम लोगों ने एस्टिमेट किया है, स्टडी किया है कि जो प्रमुख अस्पताल हैं पटना के, बड़े बड़े अस्पताल, उसके आसपास के एरिया में अगर देखेंगे आप, तो उसके ग्राउंड वाटर में फार्मास्यूटिकल वेस्ट भी मिल रहा है। तो अगर फार्मास्यूटिकल, आप स्वस्थ हैं और जो पानी है पीने का उसके थ्रू आप दवा खा रही हैं, तो आपको स्वस्थ बनाएगा या स्वास्थ्य खराब करेगा, ये सोचने की बात है। तो बहुत सारा चीज़ है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है और फार्मास्यूटिकल वेस्ट है। और एक नया आजकल आ गया जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, प्लास्टिक। जी। प्लास्टिक के बारे में सुनती होंगे कि प्लास्टिक बहुत हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, और अक्सर ये बोला जाता है कि प्लास्टिक का डिजेनरेशन बहुत समय लेता है, 400-5 साल होता है कि तब वो सड़ता है। लेकिन प्लास्टिक को अगर आप मिट्टी में छोड़ दें या पानी में छोड़ दें तो फिजिकली टुकड़े में बंटने लगता है, पीस में। अच्छा। वो डिजॉल्व नहीं होता है लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगता है। और प्लास्टिक का बैग को अगर आप फेंक दी, ये जान के कि मेरा पीछा छूट गया उससे, तो वो होता नहीं है, वो जाके टूटने लगता है और उसका साइज इतना छोटा हो जाता है, माइक्रोन लेवल पर चला जाता है, तो उसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। या और छोटा हो जाता है तो नैनो प्लास्टिक बोलते हैं। और ये इतना छोटा हो जाता है पार्टिकल कि ये पानी के थ्रू फूड चेन में चला जाता है, और फूड चेन के थ्रू आपके शरीर में चला जाता है, और आपके शरीर में आता है तो फिर कैंसर का कारक हो सकता है। ये मत समझिए कि आपने प्लास्टिक किसी नाले में फेंक दिया या किसी ज़मीन में फेंक दिया या किसी कुआं में फेंक दिया तो आपका पीछा उससे छूट गया। वो आपका पीछा नहीं छूटेगा, घूम के आपके पास सिस्टम में ही मूव करते रह जाता है। घूम के जब आएगा तो बहुत हानिकारक होगा। जी। अशोक जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी। लोगों का प्रयास तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, सरकार की तरफ से भी बहुत सारे लॉज बने हैं इन चीज़ों को लेकर, पोल्यूशंस को रोकने के लिए, चाहे वो जल हो, वायु हो, प्लास्टिक्स के यूज़ हो। क्या ये वाकई कारगर है और क्या प्रयास और होना चाहिए? एक मैसेज के रूप में मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी कि कहाँ कमी रह रही है और कहाँ हमें प्रयास की और ज़रूरत है। देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत सारे लॉ हैं। जी। लॉ का बुक देखेंगे तो मोटा होते गया समय के साथ। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो लॉ है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो लॉ बनाने से तो नहीं होगा, आपको और हमको इम्प्लीमेंट करना होगा। सरकार डंडा लेके भी नहीं घूम सकती है हर गली में, हर चौक पर कि कौन प्लास्टिक यूज़ कर रहा है। बट बिहार का एग्जांपल लीजिए, मैं जब चेयरमैन था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसमें 2018 में प्लास्टिक का बैन हुआ कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका यूज़ नहीं होगा। काफ़ी इफेक्टिव भी हो गया था जी। हर जगह पर लोग कपड़े का थैला वगैरह लेके आने लगे थे। धीरे धीरे वो लॉ तो अभी तक है। आज जाके देखिए मार्केट में, आप धड़ल्ले से प्लास्टिक का यूज हो रहा है। नियम कहता है कि आपको सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है, दंडनीय अपराध है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और मैंने एक सर्वे भी किया, सब्जी वालों से पूछा कि भाई प्लास्टिक बैन है, तुम जानते हो, तो तुम क्यों प्लास्टिक में रख के बेच रहे हो? तो बोला हम क्या करेंगे, लोग आते हैं कपड़े का थैला लेके, नहीं आते हैं, आप बोलते हैं कि तुम प्लास्टिक नहीं दोगे, तू दे रहा है, हम उसके दुकान से खरीदेंगे। तो एक अगर दे रहा है तो सबको खरीदना है। तो हम लोग भी तो गलती हमारी है, गलती हम करते हैं। एक थैला ले जाने में कष्ट है, जबकि हम तो उस युग के हैं जब कपड़े का ही थैला था, प्लास्टिक का थैला था ही नहीं। घर में 2 थैला हुआ करता था, एक वेज के लिए, एक नॉन वेज के लिए। जो वेज का होता था थैला वो सप्ताह में 1 बार साफ़ होता था, और नॉन वेज का महीना में 1 बार साफ़ होता था, क्योंकि कम यूज होता था। वो कॉन्सेप्ट था। लेकिन आप दुकान में खड़ा होकर रगड़ा कीजिए उससे, बोलिए कि नहीं हमको तो थैला चाहिए, हम थैला लेकर नहीं आए, तुमको देना होगा, नहीं तुम जा रहे हैं उस दुकान में। तो भाई छोटा सब्जी वाला है, उसको तो अपना पेट चलाना है, बिल्कुल, तो उसके लिए रखता है। और अगर आप ये उम्मीद करती हैं कि गवर्नमेंट हर गली में जाके देखे कि कहाँ पर प्लास्टिक का थैला यूज़ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कभी संभव होगा? इतना बड़ा पटना है,
पुलिस का कैपेसिटी आप जानती हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तो नियम बना दिया, लेकिन नियम को इम्प्लीमेंट करने का काम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नहीं है, बिल्कुल, या तो पुलिस का है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। उसके पास इतना सारा काम है, उसको फुर्सत नहीं है कि वो गली कोने में जाके प्लास्टिक देखे। जी, वही इसलिए हम बोलते हैं कि जो इन्वायरमेंटल लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने में जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बनाने का काम गवर्नमेंट का है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% तभी होगा जबकि सरकार के काम में आप साथ दें। तो मेरा सभी से अपील यही होगा कि जो पर्यावरण प्रदूषण है उसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा तो आप ही पर हो रहा है, दूसरे पर नहीं हो रहा है। तो आप अगर नहीं सोचेंगे तो दूसरे कितना सोचेंगे। सरकार ने लॉ भी बना दिया, आप लॉ मानिए ही नहीं। सरकार ने लॉ बनाया है कि ड्राइविंग करना है तो लेफ्ट में चलना है, आप राइट में चलिए, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। तो वही इन्वायरमेंटल लॉ के साथ भी है, लॉ बना हुआ है, लॉ बुक में पढ़ा हुआ है, और एज ऑफ टुडे पर्यावरण सुरक्षा के लिए मेरे हिसाब से कोई नया नियम नहीं चाहिए। जितना नियम बना हुआ है उसको अगर लागू कर दिया जाए तो पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्या है उसका निदान हो जाएगा। जी, पर्यावरण से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हमने अपने कार्यक्रम में डिस्कस की। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, हमारे आगे आने वाले जनरेशन्स का भविष्य सुरक्षित रहे, तो ये पहल हमें ही करनी होगी। हमारे ही प्रयास से हमारा जो ग्रह है वो सुरक्षित रह सकता है। अशोक जी, आपसे बातचीत करके बहुत सारी जानकारियाँ मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने पर्यावरण प्रदूषण पे और उसके प्रभाव पे बातचीत की। आगे भी पर्यावरण से जुड़ी हुई अहम मुद्दों पे हम बातचीत करते रहेंगे, जारी रहेगा ये सिलसिला। लेकिन फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।